एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमारी क्लास 12 का टेक्सटाइल का चैप्टर 4, जिसमें हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे एक्सरसाइज के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले। तो चैप्टर का नाम है प्रिंट डिज़ाइन और डिज़ाइन तकनीकों का परिचय। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसका इतिहास देखेंगे कि इतिहास जो है मुद्रण वस्त्रों का इतिहास, यानी कि मुद्रण कहते हैं प्रिंट को। ठीक है, प्रिंट और मुद्रित वस्त्रों का इतिहास जो है फैशन का प्रभाव किसी भी अवधि के कपड़ा उद्योग, धन वर्ग और समाज के विभिन्न वर्गों के बावजूद देखा जा सकता है। यानी कि इन्होंने कहा जो फैशन है वो प्रभाव है कि उसका प्रभाव है कि वो हर टाइम जो बदल रहा है। ठीक है, फैशन हमेशा चेंजिंग लाता है, तो वो चेंजिंग में क्या है कि पैसे में, उद्योग में, है ना, धन में, उद्योग में, समाज में, और अलग अलग ऐसे डिफरेंट विभिन्नताएं उसमें अलग अलग वर्गों में आ रही है और देखी जा रही है कि जब हम पुराने प्रिंटों को देखते हैं तो हम ध्यान देते हैं कि समाज के हर स्तर पर प्रिंट एक प्रदान करता है। ठीक है, कि हर मतलब अगर हम पुराने स्टाइल में देखें, ठीक है, तो वो क्या है कि हम एक चीज़ पर ध्यान देते हैं कि जो समाज है उस समाज के अकॉर्डिंग, उस समाज के स्तर पर प्रिंट हमें कुछ देता है। ठीक है, वो समाज के हिसाब से प्रिंट भी बनाया जाता है। तो इसमें जो फैशन है उद्योग और सामाजिक परिवर्तन के परस्पर प्रक्रिया का उसके ऊपर टिप्पणी की गई है कि पुराने दिनों से वस्त्र ने उन साधनों को प्राप्त किया है जिनके द्वारा कभी समुदाय के बड़े हिस्से सजाने के इन अनुष्ठानों में भाग ले सकते थे, जब अन्य चीज़ों को एक पीढ़ी या उससे अधिक समय तक बनाए रखने की उम्मीद की जाती थी। नए फैशन के आगे बढ़ते थे। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि जो समाज के साथ है फैशन भी परिवर्तित हुआ है, और उसके ही इन्होंने टिप्पणी की है कि पुराने दिनों में जो वस्त्र संसाधन है उसमें किस तरीके से जो समुदाय है एक बड़े हिस्से में किसी भी चीज़ को सजाया जाना, उसका अनुष्ठान करना, है ना, उसके लिए एक अन्य चीज़ को एक पीढ़ी या उससे अधिक समय तक बनाए रखने की, यानी कि उसकी महत्वता को जानना। ठीक है, चलिए इसमें हम ज़्यादा, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है कि एक डिज़ाइनर का काम कौशल, संवाद और कल्पना को मिलाकर अच्छे डिज़ाइन तैयार करना होता है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं, आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि 1980 के बाद बताइए क्या हुआ, 1980 में बताइए क्या हुआ, है ना। तो 1980 के बाद जो कंप्यूटर क्रांति ने अपना मतलब कपड़ा डिज़ाइन उद्योग की व्यावसायिक प्रथाओं को भी प्रभावित किया। कैसे कि जो कंप्यूटर क्रांति आई, ठीक है, कंप्यूटर्स आए जब मार्केट में, तब क्या हुआ, कंप्यूटराइज्ड ही कपड़ों पर, यानी कि टेक्सटाइल पर किस तरीके से प्रिंट की जानी चाहिए वो सारी पहले कंप्यूटर पर हो गई। ठीक है, उसके द्वारा निकाली जाने लगी, है ना, उसे कहते हैं कि कंप्यूटर क्रांति ने अपनी जगह ले ली। ठीक है, उससे प्रभावित हुए लोग। और मुद्रित यानी कि प्रिंटिंग जो है वो प्रक्रिया में कई नए विकास हुए, लेकिन क्या कहा इन्होंने, हालांकि डिज़ाइनर द्वारा आवश्यक 3 कौशल है, जो कि क्या है, विचार, पीढ़ी और अवधारणा। विचार यानी कि उनके विचार के आधार पर होगा, है ना, और फिर पीढ़ी यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी किस तरीके से डिज़ाइन चले आ रहे हैं उसी को ट्रेडिशन को लेकर उन्होंने आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अवधारणा है कि किस तरीके से लोग अवधारणा बनाते हैं, है ना, और पारंपरिक तरीक़ों से किया जा रहा है। ये क्या किया जा रहा है, प्रिंट का उपयोग किया जा रहा है कपड़ों के ऊपर, किस तरीके से किया जा रहा है कि कौशल को ध्यान में रखकर 3 कौशल हैं इन्होंने बताए हैं, विचार, पीढ़ी और अवधारणा। ठीक है, पारंपरिक तरीक़ों से किए जा रहे हैं, और नई तकनीकों के आगमन के साथ डिज़ाइन विकास विभिन्न उत्पन्न तरीक़ों से किए जा रहे हैं। यानी कि जो नई तकनीकें हैं उनके आने से जो डिज़ाइन है कोई भी, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से उसका विकास हो रहा है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद क्या है, फैशन शैलियों, और इसलिए कपड़ा पैटर्न मौसम की मौसम, यानी कि हर मौसम में चेंज होता रहता है, साल 2 साल बाद चेंज हो जाता है फैशन। ठीक है, और कपड़ा डिज़ाइन इस तरीके से बहुत चेंज होता है, यानी कि टेक्सटाइल। और ये जो एक बहुत बड़ी संस्कृति में गहरी रुचि होनी चाहिए कि हमें जो कपड़ा डिज़ाइन है उसको बनाने के लिए हमें पहले उसकी हिस्ट्री जाननी चाहिए, है ना। और अब एक दिन में आसानी से सुलभ है, क्योंकि जो क्षेत्रीय यानी कि जो
स्टेट है जहाँ पर वो डिज़ाइन या कला है, संस्कृति को समझना और क्षेत्रीय वस्त्र डिज़ाइन विकास की गहरी जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है टेक्सटाइल डिज़ाइन में कि जो टेक्सटाइल डिज़ाइन का जो क्षेत्र एरिया है उसमें काम करने के लिए कुछ जो निम्नलिखित बिंदुएं हैं मुद्रित की, वो वस्त्रों के ऐतिहासिक विकास का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ऐसे भी कह सकते हैं। तो उसमें आप सबसे पहले आता है 5000 ईसा पूर्व के दौरान। तो ये सबसे पहले की बात है। 500 ईसा पूर्व मिस्र में, मिस्र है इजिप्ट को कहते हैं, ठीक है। तो मिस्र में सन 50 ईसा पूर्व हो गया। तो मिस्र के शुरुआती संस्कृति द्वारा कपड़ों की तरह लीलन बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, यानी कि कपड़े के रूप में लीलन को लिया गया, ठीक है। लीलन एक नेचुरल आपका फाइबर है, तो उसका उन्होंने उपयोग किया कपड़ों के लिए, ठीक है। टेक्सटाइल को उन्होंने लीलन का उपयोग किया। ये इजिप्ट की बात है, ठीक है, 5000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट आता है आपका भारत और पेरू। पेरू एक देश है जहाँ पर 3000 ईसा पूर्व के दौरान प्रौद्योगिकी और दुनिया के इन दो लगभग अलग अलग हिस्सों में, यानी कि पेरू एक अलग देश है और भारत एक अलग देश है, लेकिन दोनों देश में एक समानता क्या देखी गई कि दोनों देश में एक साथ कपास का उत्पादन हुआ, ठीक है, कॉटन का उत्पादन हुआ। नेक्स्ट आता है इसमें चीन में 2640 ईसा पूर्व के दौरान क्या हुआ, सिल्क पहले खेती और बुना गया, ठीक है। सिल्क की खेती की चीन में सबसे पहले सिल्क का उत्पादन हुआ। और 1400 ईसा पूर्व तक चीन में रेशम का उत्पादन अपने चरम पर पहुंच गया, यानी कि अपने लास्ट स्टेज पर पहुंच गया था 1400 ईसा पूर्व में चीन में रेशम का, ठीक है, उत्पादन। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, पेरू में क्वेश्चन नहीं सॉरी आपको इनके बारे में, इनमें से जो भी देश है, कंट्री है, या फिर कोई भी जो सन है उसके बारे में पूछ सकते कि इस सन में क्या हुआ, 1 मार्क क्वेश्चन आ सकते हैं शायद, तो ये जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेरू में 2000 ईसा पूर्व के दौरान क्या हुआ, क्ले सेंडर, ठीक है, ये नाम है, क्ले सेंडर का उपयोग सीमा पैटर्न की मुद्रित करने के लिए किया गया, ठीक है। अब इसके कुछ उन्होंने वो दिए, मैक्सिको में 1500 ईसा पूर्व के दौरान पेरू में, अब मैक्सिको जो है, ठीक है, वहाँ पर क्या है, 1500 ईसा पूर्व के दौरान पेरू की जो टाई डाई है, ठीक है, टाई डाई और बैटिक एक मोम प्रतिरोध तकनीक और ब्लॉक और छोटे रोलर प्रिंट विकसित हुए, ठीक है। ये सारी चीज़ें विकसित हुई कहाँ पर, पेरू में, 1500 ईसा पूर्व की बात है, ठीक है। ब्लॉक और छोटे रोलर प्रिंट विकसित हुए और सूती कपड़ों के ग्लेजिंग के लिए एक फिनिश भी इस अवधि के दौरान परिपूर्ण हुई, यानी कि सूती जो कपड़ा है उसके लिए एक फिनिशिंग होती है लास्ट स्टेज, तो वो भी उन्होंने स्टार्ट कर दी गई। अब यूनान की बात है, यूनान में क्या हुआ, यूनान में 450 ईसा पूर्व के दौरान जानवरों के चित्र को पहले 400 ईसा पूर्व, इस बहुत पहले की बात है, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या हुआ, जानवरों के चित्रों को वर्णक रजक का उपयोग करके कपड़ों पर चित्रित किया जाने लगा, यानी कि जो एनिमल प्रिंट है उसका आविष्कार हो गया, मान लो तुम, ठीक है। एनिमल प्रिंट को डाई करके कपड़ों के ऊपर प्रिंट किया जाने लगा। इसके बाद आता है आपका क्लॉथ, जो फारस में 500 और 600 के ईसा पूर्व के दौरान पैटर्न वाले कपड़ों को, यानी कि जो पैटर्न जिन पर बनाए, पैटर्न बने वाले कपड़ों को लाल और काले पाउडर जैसे सोने के मुद्रित किया जाने लगा, ठीक है। यानी कि गोल्डन उन्हें तब उस टाइम में जैसे पैटर्न सिर्फ बन भी गए तो उस पर डाई नहीं होती थी शायद, फिर बाद में उन्होंने उसका कलरफुल, जैसे पहले बहुत कम कलर होते थे तो बाद में काफ़ी सारे कलर इन्वेंट हो गए, तो इन्होंने यही कहा है फारस में 500 और 600 ईसा पूर्व में जो पैटर्न है, पैटर्न वाले कपड़ों पर लाल और काले और पाउडर सोने के मुद्रित किए जाने लगे, यानी कि प्रिंट किया जाने लगा उन पर। अब आता है यूरोप में 1100 के दौरान, ठीक है, 1100 ईसा पूर्व के दौरान कपड़ा छपाई विभिन्न स्तरों पर एक साथ कई देश में किया गया, यानी कि 1100 में जो यूरोप के देश थे वहाँ पर बहुत सारे देशों में एक साथ क्या हुआ, कपड़ा छपाई, यानी कि टेक्सटाइल प्रिंट होने लग गई, ठीक है। इसमें अब आता है उसके दौरान 1300 और 1600 यूरोप में ईसा पूर्व में महान बुनाई का युग था, ठीक है, युग है। और जो टेप्स्ट्री
जामदानी और रेशम कढ़ाई भी शामिल है जिसमें, ठीक है। अपने चरम पर थी, यानी कि वो एक फाइनल स्टेज पर थी, ठीक है। और इस अवधि के दौरान कपड़े की छपाई में गिरावट आ गई थी। ये एक ख़ास बात है, शायद उसका क्वेश्चन आए आपको। नेक्स्ट है आपका कि हाँ 1676, ठीक है, और 1771 यूरोप में कपड़ा छपाई का काम करता है, यानी कि जो यूरोप में क्या हुआ, कपड़ा छपाई शुरू हो गई, ठीक है। और इंग्लैंड, उसमें बहुत सारे जो देश है वो कौन से थे, हॉलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और आयरलैंड और स्कॉटलैंड में शुरू किया गया, ठीक है, शुरू कर दिया गया। और 1959 में ओबेकैम द्वारा स्थापित जे फ्रांस की फैक्ट्री, किसकी फैक्ट्री है, जो ओबेकैम द्वारा स्थापित जे, ठीक है, फ्रांस की फैक्ट्री, जहां प्रसिद्ध ट्विल डे जो फैब्रिक डिज़ाइन किए गए, कौन से फैब्रिक है, ट्विल डे जो फैब्रिक डिज़ाइन किए गए और मुद्रित किए गए, यानी कि प्रिंट किए गए, ठीक है, पहले डिज़ाइन किए गए और फिर मुद्रित किए गए, जो सबसे अच्छे प्रिंटिंग स्टेप्स में आता है। ओके, नेक्स्ट है आपका 17वीं सदी में यूरोप में डिज़ाइन और बुना या कशीदाकारी, ठीक है, जो यूरोप में क्या है, इन्होंने कहा 17वीं शताब्दी में डिज़ाइन और बुना या कशीदाकारी डिज़ाइनों के निर्माण की गुणवत्ता और प्रिंट के उच्च स्तर अक्सर सत्ता संस्करण के रूप में किए गए थे हासिल, यानी कि जो 17वीं शताब्दी में यूरोप में डिज़ाइन और बुना कशीदाकारी इन सब का निर्माण किया गया, इनकी गुणवत्ता को देखकर, ठीक है, खासियत को देखकर और प्रिंट को देखकर, एक उच्च यानी कि हाई क्लास एक्सेस सत्ता पर उन्होंने संस्करण के रूप में इसे कर दिया, यानी कि उसे हासिल कर दिया, ठीक है। डिज़ाइंस की बात करें तो यूरोपीय कंपनी ने एशियन देशों में, ठीक है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, उन्होंने एशियन देशों में, जैसे इसमें है भारत, ठीक है, भारत के कैलिकोस या चिंटस के नाम से डिज़ाइन किए गए पेंट शामिल हैं, यानी कि भारत के क्या है, कैलिकोस या चिंटस के नाम से डिज़ाइन किए गए पेंट, ओके। और इन कपड़ों पर इमेजरी अक्सर पैलेम्पोस के रूप में लोकप्रिय थी और इसकी बढ़ती मांग के कारण व्यापारियों ने बड़े पैमाने पर इनका उत्पादन करने के लिए निर्माताओं को प्रोत्साहित किया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है 1712 के दौरान अमेरिका में जॉर्ज लेसन बोस्टन में कैलिको मुद्रण, यानी कि कैलिको प्रिंट का काम करता है, की स्थापना की गई और अगले 150 वर्ष के दौरान पूरे इंग्लैंड और मध्य अंटार्कटिका राज्यों में स्तर से प्रिंट कार्य स्थापित किया गया, ठीक है, अधिक स्तर में। अब नेक्स्ट आता है इंग्लैंड में 1785 के दौरान औद्योगिक रूप से रोलर प्रिंट विकसित की गई और इंग्लैंड में 1900 के दौरान विलियम मॉरिस डिज़ाइन आर्ट नेव्यू स्टाइल में मुद्रण, यानी कि प्रिंट कपड़े और वॉलपेपर के लिए लोकप्रिय थे, ठीक है, जिनकी बहुत प्रशंसा की गई और यूएस टुडे को प्रभावशाली बनाया गया, ठीक है, प्रभावशाली थे। और विलियम मॉरिस ने अग्रदूत माना वस्त्रों में आधुनिक डिज़ाइन है, ठीक है। इसमें अब टेक्निक यूज़ आ गए बाद में, पहले प्रिंट चले फिर टेक्निक यूज़ आ गई, अलग अलग तकनीकें जिन्हें कहते हैं। 1900 के दौरान कॉपर रोलर, ठीक है, सबसे पहले आता है कॉपर रोलर प्रिंट के लागत निहितार्थ को कम करने के लिए, यानी कि जितना उसमें जिसमें उसमें लागत लगती है उसको कम करने के लिए स्क्रीन प्रिंटिंग को एक नई तकनीक के रूप में पेश किया गया, ठीक है। अब जो कॉपर रोलर है उसमें क्या लगता है, ज़्यादा लागत लगती है, ठीक है, पैसे लगते हैं, तो उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, स्क्रीन प्रिंटिंग का उन्होंने नई तकनीक के रूप में पेश कर दिया गया 1900 में, ठीक है। फाइबर्स की बात करें तो 1929 में फ्रांस में सिंथेटिक रासायनिक फाइबर की उम्र की शुरुआत रेयॉन और तथाकथित रेशम विलियम के साथ हुई और यद्यपि इसका जो विकास है
1884 में शुरू किया गया, ठीक है। अंत इसका जो लास्ट स्टेज है इसकी 1929 में ये सिद्ध हुआ एक फ्रांसीसी सिंथेटिक रेशा बनकर, ठीक है, रासायनिक फाइबर में। अब जो साइड है इसकी हम कि यह कहाँ गया कि भारत उपमहाद्वीप दुनिया में, जो भारत का उपमहाद्वीप है वो दुनिया में पैटर्न वाले कपड़ा, ठीक है, पैटर्न वाले, ठीक है, इसमें प्रिंट की बात नहीं गई, पैटर्न की बात की है। तो पैटर्न वाले कपड़ों का उत्पाद का सबसे मूल्य और रचनात्मक, ठीक है, रचनात्मक कहते हैं कोई किसी में रचना और रुचि के आधार पर होता है, तो वो रचना होनी चाहिए इंटरेस्ट के साइड पर, ठीक है, रचनात्मक और विपुल स्रोत है। अब 21वीं सदी की बात की तो 21वीं शताब्दी में डिजिटल क्रांति को कहीं अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक है, क्योंकि डिजिटली आजकल देखो सब कुछ डिजिटली काम होता है और प्रिंट तो मोस्टली डिजिटली होते हैं, तो इसमें महत्वपूर्ण माना गया है। फिर लेखन या मुद्रण यानी कि राइटिंग और प्रिंटिंग का आविष्कार किया गया और डिजिटल तकनीक में ने मतलब प्रिंट डिज़ाइन में एक विकास के लिए रोमांच नई संभावनाएं प्राप्त कर दी गई, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे इसके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो लेआउट और रिपीट्स में है, ठीक है, इन प्रिंट्स के हैं। तो चलिए पहला हमारा क्वेश्चन है कि लेआउट सभी दिशाओं में निरंतर प्रभाव बनाने के लिए दोहराए जाने की योजना बनाने की प्रक्रिया है। अब क्या कहा है इन्होंने, जो लेआउट है ना वो सारी दिशाएं सभी एरिया में अपना जो एक कंटिन्यूस प्रभाव बनाता है, ठीक है, फ्लो कंटिन्यूस है और उसके रिपीट यानी कि वो रिपीट करता है अपना जो डिज़ाइन या पैटर्न है, ठीक है, उसकी प्रक्रिया है लेआउट। अब इसको अगर हम इन्होंने जो पूछा है अगर हम बताएं कि जो लेआउट है ना इसमें कहा है कि जो लेआउट का चयन करना आवश्यक है कि जैसे घर के सामान के लिए एक बड़े दोहराने के आकार को एक प्रभावी लेआउट के योजना बनाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर हम होम फर्निशिंग की बात करें तो उसमें क्या है कि उसमें पहले से हमें प्लान्ड चाहिए, ठीक है, प्लानिंग करनी चाहिए, तभी आप एक बड़ा डिज़ाइन कर पाओगे और उस लेआउट को बना पाओगे, ठीक है। और क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव के माध्यम से जो डिज़ाइन है उसको एक अच्छे तरीके से बनाया जाना चाहिए और डिज़ाइन को दिलचस्प यानी कि इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए जो लेआउट है, ठीक है। और डिज़ाइन को ऑल ओवर टोर्स फ्री फ्लेइंग स्टाइप्स बॉर्डर सेट दर्शनीय और पैचवर्क आउट्स में रखा जा सकता है, ठीक है। अब जैसे इसमें लेआउट वगैरह है, ठीक है, आगे हम देखते हैं पैचवर्क वगैरह, तो ये सभी लेआउट्स है, ठीक है, और ये है हमारा लेआउट और ये पैचवर्क, तो ये सारे किसमें आते हैं, ये लेआउट है एक जो कि कंटिन्यूस चलता रहता है डिज़ाइन, ठीक है, और रिपीट चलता है। हाँ जी, तो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा उद्योग में डैश को रंग निषेध प्रदान करने के लिए नियोजित किया जाता है, किसको किया जाता है, कलरिस्ट को, ठीक है, कलरिस्ट को क्या किया जाता है, रंग निषेध प्रदान करता है। अब इसमें देखो जो कपड़ा उद्योग है उसमें कलरिस्ट को रंग निषेध प्रदान करने के लिए नियोजित किया गया है और वस्त्र पैटर्न के लिए आगे के रंग तकनीक सही रंग संयोजन के रूप में डिज़ाइन की सफलता को बहुत प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। उन्होंने कहा है कपड़ा डिज़ाइन विकास के लिए बुनियादी आवश्यकताओं का वर्णन करें, यानी कि कपड़ा जो है यानी कि जो टेक्सटाइल है वो किस तरीके से उसका डेवलपमेंट होता है उसके सारे बुनियादी आवश्यकताएं हमें बतानी है। क्या? हाँ जी, तो चलिए देखते हैं हमारा आंसर। अब जो डिज़ाइन है वो किस तरीके से जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन मतलब डिज़ाइन का विकास है ना, किस तरीके से जो टेक्सटाइल डिज़ाइन का डेवलपमेंट है वो किस तरीके से है, ठीक है। पहले तो हमने देखा किस तरीके से काफ़ी टाइम से जो टेक्सटाइल है बट उसमें चलता आ रहा है, ठीक है, फैशन में, और उसका प्रिंट हमेशा चेंज होता आया है, ठीक है। और एक ख़ास बात है कि ट्रेडिशनली जो ट्रेडिशन में रहा है वही आगे बढ़ रहा है। अब इसमें डिज़ाइन की बात की गई है तो डिज़ाइन को प्रभाव पैदा करने के लिए संबंधित घटकों या तत्वों को संबंधित और नेत्रहीन रूप के
व्यवस्थित किया जा सकता है। जैसे कि इन्होंने कुछ ऐसे डिज़ाइन बताए हैं जो कि उसमें डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे तत्व हैं जैसे अंतरिक्ष, रेखा, आकृति, रूप, रंग, मूल्य और बनावट ऐसे डिज़ाइन के तत्व हैं जिनके साथ कलाकार और डिज़ाइन, ठीक है। कलाकार और डिज़ाइन, एक जो डिज़ाइनर है, कलाकार कौन हो गया, जिसे डिज़ाइनर बनाएगा, अपना डिज़ाइन बनाकर कलाकार को देगा और कलाकार उसे एक संचित्र रूप में बनाएगा, ठीक है, एक उसका रियल पोर्शन निकालेगा। तो जो डिज़ाइनर एक डिज़ाइन बनाने के लिए काम करता है, ठीक है। और इसमें कहा है कि जो डिज़ाइनिंग प्रिंट शुरू करने के लिए विचार और प्रेरणा के लिए, यानी कि अपने जो थिंक्स है, ठीक है, अपनी जो सोच है, विचार है, अपने उसको प्रेरणा के लिए संबंधित संदर्भ सामग्री एकत्र करनी चाहिए। कौन कौन सी सामग्रियां हैं? विचार प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन को अंतिम रूप देने के लिए कागज़ पर स्केच कर सकते हैं, ठीक है। उसको क्या करें, पहले हम कागज़ पर स्केच बनाएंगे, ठीक है, उसका, तो फिर वो एक लास्ट स्टेज तक जाएगा, ठीक है, डिज़ाइन के रूप में बनेगा बाद में, और फिर वो कपड़े के ऊपर हमारे सामने रेडी होगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन विकास के दोहराने की स्थापना की भूमिका का वर्णन करें। यानी कि जो रिपीट डिज़ाइन है ना, उसकी हमें उसकी भूमिकाएं बतानी है, उसका वर्णन करना है, एक्सप्लेन करना है, उसको डिफ़ाइन करना है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं दोहराना। दोहराना यानी कि रिपीट। वस्त्र को डिज़ाइन करने की अनूठी विशेषता यह है कि, अब इन्होंने कहा है, जो कपड़ा है उसको डिज़ाइन करने की एक अनूठी यानी कि यूनिक जो विशेषता है वो क्या है कि जो वाणिज्यिक कला है, ठीक है, वाणिज्यिक कला के रूप में विपरीत पैटर्न में स्पष्ट रूप से विराम, यानी कि हम उसमें कोई रुकावट के बिना रुकावट के हम उसे शुरू कर दें, ठीक है। उसका डिज़ाइन जो है, अगर हमें एक बार रुक भी गए तो फिर हमें दोबारा उसे शुरू करके बनाना चाहिए। और एक स्तर, प्रभाव, और फिर से जो हम प्रिंट करेंगे, उसे तैयार करेंगे, वो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उपयोग के साथ रिपीट सेट करना आसान और तेज़ हो जाता है, ठीक है। अब पहले हमने उसको खुद बनाया, ठीक है, फिर उसको क्या करते हैं, कंप्यूटर में सेट कर देते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो प्रिंट बनाया हमने, तो वो रिपीट जो सेट है, रिपीट क्यों कैसे डेवलप होता है कि जो रिपीट है वो बहुत फास्ट टेक्निक है, ठीक है। वो एक कंप्यूटराइज स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और पूरे कपड़े पर एक पैटर्न ऑफ अ सेम पैटर्न बनता जा रहा है रिपीट बेस, ठीक है, और वो बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। और अगर मुद्रण की यानी कि जो रिपीट है, रिपीट प्रिंट या रिपीट डिज़ाइन, उसकी बात करें तो मुद्रण की प्रक्रिया को समायोजित करने के लिए दोहराए जाने की योजना बनाई गई है, यानी कि उसे प्रिंट को दोबारा सेम बनाए जाने की प्रक्रिया में इनरोल किया गया है। और रोल स्क्रीन प्रिंटिंग की तुलना में ब्लॉकिंग प्रिंट के दोहराव आकार के में विभिन्न होंगे, यानी कि जो स्क्रीन या रोल प्रिंट है उससे, या ब्लॉक प्रिंट है उससे अलग जो इसका डिज़ाइन है वो अलग बनता है, ठीक है। और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए ऊर्ध्वाधर रिपीट की लंबाई स्क्रीन के आकार में फिट होनी चाहिए, यानी कि जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं, ठीक है, उसका जो आकार है, उसका जो साइज़ है वो स्क्रीन में फ़िट होना चाहिए। और इसमें हाई ड्रॉप, मिरर, ब्रीक, बॉर्डर, स्ट्राइप्स और सॉफ्टवेयर कुछ लोकप्रिय जो रिपीट है, ये शैलियाँ हैं कुछ, ठीक है, स्टाइल्स हैं जिन्हें मिलाया जा सकता है, और ताकि दिलचस्प पैटर्न यानी कि इंटरेस्टिंग पैटर्न बन सके, जैसे आपको दिख रहा होगा इसमें। और ये जो हमारा पहले लेआउट था, इसमें जो कंटिन्यूस चलता रहता है हमेशा, ठीक है, और जो प्रिंट होता है वो उसका कोई एंड नहीं हो सकता, आप उसको हमेशा कंटिन्यूस कर सकते हैं। तो प्रिंट में यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, लेआउट, ठीक है, लेआउट सेटिंग की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब जो लेआउट सेटिंग है वो क्या है, हाँ जी, तो लेआउट सेटिंग वही हुई ना, जैसे कि हम लेआउट सारी एरियाज़ में या दिशाओं में एक कंटिन्यूसली चलती रहती है, ठीक है, और उसे दोहराए जाने की योजना बनाया जा सकता है, यानी कि उसे रिपीट में हम स्टार्ट कर सकते हैं, रिपीट डिज़ाइन बनाते हैं हम उससे।
हाँ, तो रिपीट की जो लेआउट है, लेआउट की भी सेटिंग क्या है, एक कंप्यूटराइज्ड है, ठीक है। इसकी सेटिंग भी इन्होंने सेटिंग के बारे में पूछा है। और ये एक कंटिन्यूअस डिज़ाइन है, ठीक है, निरंतर चलता रहता है अपने और इसमें काफ़ी सारे लेआउट्स बनाए जा सकते हैं। इनमें कुछ लेआउट्स के नाम दिए इन्होंने, ऑल ओवर, टोर्स, फ्री फ्लोइंग, ये सारे, ठीक है। और बॉर्डर सेट दर्शनीय बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब द चैनल।